इन सभी टेस्ट की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पहला प्रश्न है, केंचुआ एक अकशेरुकी प्राणी है। फेरिटिमा जो है वो सामान्य भारतीय केंचुआ है। और केंचुए में भोजन को पीसने के लिए एक गिजर्ड नामक संरचना होती है। ये सारे सही हैं। केंचुए का जंतु वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोस्थुमा ही है। फेरिटिमा सामान्य भारतीय केंचुआ है, अकशेरुकी प्राणी है, करेक्ट है ये भी। गिजर्ड नामक संरचना होती है इसमें भोजन को पीसने के लिए। क्या है इसका भोजन? सड़ी गली पत्तियां, ये सब सारे के सारे सही हैं। तो केंचुआ एक अकशेरुकी प्राणी है जो नम मिट्टी की ऊपरी सतह में निवास करता है। यह उभयलिंगी होता है। किसानों का मित्र इसको कहा जाता है। बचपन में पढ़ा होगा अपने छोटी क्लासों में। फेरिटिमा 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 और लंबी क्रस ये सामान्य भारतीय केंचुए हैं। और फेरिटिमा का रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है वो बंदर प्रकार का होता है। देखिए, केंचुए में भोजन को पीसने के लिए एक गिजर्ड नामक संरचना होती है। और इसका भोजन जो है वो सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी में मिश्रित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। केंचुए के संवेदी तंत्र में आंखों का अभाव होता है, लेकिन इसमें कुछ प्रकाश और स्पर्श संवेदी अंग विकसित होते हैं जो प्रकाश की तीव्रता के अंतर और पृथ्वी के कंपन को भी महसूस कर सकते हैं। अगला स्टेटमेंट भी केंचुए के संदर्भ में ही है। केंचुए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गलत है? तो 3 यहाँ करेक्ट होंगे, 1 इनकरेक्ट होगा, इसी को ढूंढना है। तो केंचुए किसान के मित्र होते हैं और इनके द्वारा कृमि कंपोस्ट का निर्माण किया जाता है। इन्हें मछली पकड़ने के लिए प्रलोभक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इनके द्वारा मिट्टी में निर्मित छिद्र फसलों के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि कीट इन छिद्रों में घुसकर पौधों की जड़ों को हानि पहुंचाते हैं। आपको पता ही चलेगा होगा पढ़ने से कौन सा गलत है। केंचुआ चूंकि किसानों का मित्र है तो केंचुए मिट्टी में छेद बना देते हैं। ठीक है, और छिद्र जो है फसलों के लिए हानिकारक नहीं होते, लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो गलत है यहाँ पर दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो केंचुआ जो है किसान के मित्र होते हैं। इनके द्वारा मिट्टी में निर्मित छिद्रों के कारण बढ़ते पौधों की जड़ों के लिए जो है वायु की उपलब्धता और उनका नीचे की ओर बढ़ना जो है सुगम हो जाता है। अतः छिद्र फसलों के लिए लाभकारी होते हैं, हानिकारक नहीं होते। गलत है बी वाला स्टेटमेंट। देखिए, केंचुए के द्वारा कृमि कंपोस्ट का निर्माण किया जाता है जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है। केंचुए को मछली पकड़ने के लिए प्रलोभक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, करेक्ट है। अब कॉकरोच के बारे में आ जाइए। कॉकरोच या तिलचट्टा यूपीपीसीएस का फेवरेट है। पिछले 10 वर्ष में 2 बार प्रश्न बना तिलचट्टे से। एक तो ब्लड लेकर बना, ठीक है, कि इनमें से किस प्राणी में या किस में जो है रक्त नहीं होता। तो तिलचट्टे में नहीं होता, कॉकरोच में रक्त नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट है, कॉकरोच या तिलचट्टे के संदर्भ में ये रात्रिचर और सर्वभक्षी प्राणी है। द्विलिंगी होते हैं ये। इनमें परिसंचरण तंत्र बंदर प्रकार का होता है और इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है। ऐसा है क्या? कोई आर्थिक महत्व नहीं है इनका? बताइए कौन सा सही है। एक स्टेटमेंट ऐसा भी है इसमें 4 नहीं है। चाहो तो एलिमिनेट कर दो, कोई आर्थिक महत्व नहीं से 1 2 3 सही हो गए, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि सही बात है ये। तिलचट्टे का कोई आर्थिक महत्व नहीं है। इसमें परिसंचरण तंत्र जो है वो खुला प्रकार का पाया जाता है। बंदर प्रकार का तो केंचुए में पाया जाता है। ठीक है, केंचुए में बंद प्रकार का, इसमें खुले प्रकार का। तो थर्ड से कर दो एलिमिनेट जरा। और बाकी द्विलिंगी होते हैं ये, रात्रिचर सर्वभक्षी है। ठीक है, रात में सक्रिय हो जाते हैं आपके किचन में। तो थर्ड को करो तो जरा एलिमिनेट, जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा। तो 1 2 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो कॉकरोच या तिलचट्टा ऑर्थोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग में आता है। रात्रिचर है, सर्वभक्षी है। इनका जो पूरा शरीर है वो मजबूत काइटिन युक्त बाह्य कंकाल का बना होता है। और ये द्विलिंगी होते हैं और दोनों लिंगों में पूर्ण विकसित जनन अंग होते हैं इनके। खुला परिसंचरण तंत्र होता है इनमें, केंचुए की तरह बंद नहीं होता। देखिए, इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है, ये बात सत्य है, बल्कि ये पीड़क के रूप में कार्य करते हैं। नंबर 4 पर आ जाइए। जेलीफिश किस संघ का प्राणी है? जेलीफिश, इसके नाम में तो जेलीफिश है लेकिन मछली नहीं है ये। वो कई प्रश्न पूछते हैं ना कि निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं है, तो जेलीफिश मछली नहीं है अगर आ जाए तो। निडेरिया, तो जेलीफिश निडेरिया संघ का जंतु है और यह नाम के अनुरूप मछली समुदाय से संबद्ध नहीं है। कुछ ऐसा होता है जेलीफिश, ये इस तरह का। 5वां प्रश्न है, मेढक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समतापी होता है मेढक, कभी पानी नहीं पीता, गर्मी और सर्दियों में अपनी रक्षा के लिए गहरे खड्डों जैसी जगहों में चले जाते हैं ये। उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ गलत है क्या? समतापी है, असमतापी है? समतापी है मेढक, हाँ सॉरी असमतापी है मेढक। और पानी नहीं पीता मेढक, गर्मियों में
ग्रीष्म निष्क्रियता और सर्दियों में शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं। ठीक है, खड्डों गहरे खड्डों में चले जाते हैं। सही है, तो गलत कोई है नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं लगाएंगे अपने को डी, क्योंकि सारे सही हैं। तो उपर्युक्त सभी कथन सही हैं, गलत कोई है नहीं, तो डी उत्तर होगा। देखिए, मेढक जो है कशेरुकी संघ के एम्फीबियन वर्ग से संबंधित है। एम्फीबियन कौन होते हैं? जो जल और स्थल दोनों में रह सकता है। मेढक कभी पानी नहीं पीता, बल्कि त्वचा द्वारा इनका अवशोषण करता है। मेढक असमतापी अथवा अनिततापी होता है, अर्थात इनके शरीर का तापमान नियत नहीं रहता। देखिए, मेढक में अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग बदलने की क्षमता होती है, और ये गर्मियों और सर्दियों में अपनी रक्षा के लिए गहरे गड्ढे जैसी जगहों में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को गर्मियों में गए तो ग्रीष्म निष्क्रियता और सर्दियों में गए तो शीत निष्क्रियता कहते हैं। मेढक का हृदय जो है वो त्रिकोष्ठीय होता है, मतलब 3 कक्षीय होता है, और मनुष्य का 4 कक्षीय 4 चैम्बर्ड होता है। जटिल ऊतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, जाइलम के बारे में बात होगी, फ्लोएम के बारे में बात होगी। तो जाइलम भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं, जाइलम। और फ्लोएम मूल से यानी जड़ से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन ऊतक की तरह काम करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है जाइलम फ्लोएम, बहुत एग्जाम में पूछा गया है ये। तो जाइलम को याद रखिए जल से, यानी जो जाइलम का कार्य है वो नीचे वाला, फ्लोएम का कार्य है वो ऊपर वाला। ठीक है, जाइलम को जल के लिए याद रखिए, फ्लोएम को भोजन के लिए याद रखिए। फिलहाल ये दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए, जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम की बात करें तो जाइलम जड़ से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन ऊतक की तरह कार्य करता है, और ये पौधे के अंगों को यांत्रिक सहारा भी देता है, जाइलम। बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के जो है अन्य भागों में पहुंचाते हैं, और इनमें चालनी नलिकाएं, तत्व, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु होते हैं। ठीक है, तो जाइलम का काम है पानी पहुंचाना, फ्लोएम का काम है भोजन। इसी तरह से अलग कर लीजिए। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। सरसों का पौधा, गेहूं का पौधा, घास और बरगद। सरसों का पौधा मुसला मूल तंत्र, और गेहूं का पौधा झकड़ा मूल तंत्र, और घास और बरगद का पौधा जो है अपस्थानिक मूल। ये तीनों सही हैं, इन तीनों का ऐसे याद रखिए। ठीक है, उपरोक्त सभी इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। आ गया है कि फ्रेम में? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पुंकेश्वर पुष्प के नर जननांग होते हैं, और जयांग पुष्प के मादा जननांग होते हैं। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। ये बेसिक चीज़ है, पता होनी चाहिए। दोनों सही है ये। ठीक है, सी है इसका आंसर। प्राणी जगत में परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, बताना कि कौन सा सही है। देखिए, खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है, और कोशिका तथा ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं जैसे कि धमनी, सिरा और कोशिकाओं के द्वारा जाता है। क्या दोनों बातें सत्य हैं? ये खुले परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र में, ये केंचुए का मान लो और ये मान लो कॉकरोच का, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, ये मोटी मोटी डेफिनेशन याद रखिएगा, सी है इसका आंसर। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 4 स्टेटमेंट है, बताने के किस संघ को संदर्भित करता है ये। तो इनके अंतर्गत सामान्य स्पंज आते हैं, स्पंज, और ये सामान्यतः लवणीय और असममित होते हैं, और इसमें जो है इनमें जल परिवहन और नाल तंत्र पाया जाता है। ये उभयलिंगी होते हैं। किसकी बात हो रही है? एनेलिडा की, पोरीफेरा की, टीनोफोर की, या एसके हेलमिंथीज। देखिए, केंचुआ स्पंज थोड़ी होता है, ये तो एनेलिडा में तो केंचुआ आता है, इसको हटा दो। ठीक है, पोरीफेरा की बात हो रही है, सी की। तो उपरोक्त सभी विशेषताएं किसकी हैं? पोरीफेरा संघ की हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करेंगे संघ, और यह है इनका उदाहरण। सीलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज। हाइड्रा और फाइसेलिया के सामने सीलेंट्रेटा लिखा है, फीताकृमि या पर्णकृमि के सामने प्लेटी हेलमिंथीज, एस्केरिस बुचेरिया के सामने एसके हेलमिंथीज लिखा है। कौन कौन सही है? बिल्कुल, हाइड्रा फाइसेलिया जो है सीलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत सही है। उल्टा हो गया। ठीक है, ये उदाहरण होने चाहिए यहाँ और संघ होना चाहिए यहाँ।
चलिए कोई नहीं। फीताकृमि पर्णकृमि हो गया प्लेटीहेल्मिन्थीज, और एस्केरिस बुचेरिया हो गया एसके हेल्मिन्थीज। सारे करेक्ट हैं, ठीक है, सुमेलित हैं सारे के सारे डी। तो तीनों के तीनों सुमेलित हैं। सीलेंट्रेटा के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रा हो गया, ओरेलिया हो गया, ओबेलिया हो गया, फाइसेलिया हो गया, ये सीलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। सीलेंट्रेटा जलीय होते हैं, अधिकांशतः समुद्री स्थावर या मुक्त रूप से तैरने वाले ये सममित प्राणी हैं, ठीक है, तथा इन्हें नाइडेरिया नाम से भी जाना जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत टीनिया यानी फीताकृमि आता है, और फेसियोला यानी पर्णकृमि आता है। बात करें एसके हेल्मिन्थीज की, तो एसके हेल्मिन्थीज में आता है एस्केरिस, जिसको हिंदी में गोलकृमि कहते हैं, और बुचेरिया, जिसको फाइलेरिया कृमि भी कहते हैं। 12वां प्रश्न है, प्राणी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंचुआ और जोक दोनों उभयलिंगीय हैं। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे छोटा संघ है, और मोलस्का प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। बताइए कौन सा सही है। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। केंचुआ और जोक दोनों उभयलिंगीय हैं, ये दोनों की दोनों बातें सत्य हैं, ठीक है। केंचुए के बाद जोक के बारे में और केंचुए के बारे में। आर्थ्रोपोडा जो है वो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, याद रखिएगा। कीट भी इसमें ही आते हैं। सबसे छोटा संघ नहीं है, सबसे बड़ा संघ है। और दूसरा सबसे, इसके बाद की बात करें तो मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा समूह है, संघ है। तो ये सही है, पहला हो गया गलत, दूसरा हो गया गलत, तो एलिमिनेट कर दो 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 को, जहाँ दो है 1 और 3 हो जाएगा। तो कथन 2 गलत है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें कीट भी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर लगभग 2/3 जातियाँ ऑर्थ्रोपोडा ही हैं। ये द्विपार्श्व सममिति, ठीक है, त्रिकोरिकी, विखंडित और प्री गुहा प्राणी होते हैं। इनका शरीर काइटिन बाह्य कंकाल का बना होता है, और इसमें नर और मादा पृथक होते हैं, और अधिकांशतः अंड प्रजक होते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित पर विचार करेंगे, उपरोक्त में से कौन से युग्म जो है सही सुमेलित हैं। बूफोटोड, रानाटिग्रीना मेढक, हाइला वृक्ष मेढक। बूफोटोड सही है, रानाटिग्रीना मेढक, हाइला वृक्ष मेढक, इनको याद रखिएगा, ऐसे ही तीनों सही हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। एम्फीबियन अथवा उभयचर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये जल और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं। इनका हृदय जो है 3 चैम्बर्ड होता है, 3 प्रकोष्ठ का बना होता है। असमतापी प्राणी है ये। नर और मादा अलग अलग होते हैं, बाह्य निषेचन होता है इनमें। सही बताना है। देखिए जल स्थल दोनों में पाए जाते हैं, एम्फीबियन सही है। जल में भी रह सकते हैं, स्थल में भी, जैसे मेढक ले लो। हृदय जो होता है इनका 3 प्रकोष्ठ का होता है, ये भी सही है। असमतापी होते हैं ये। नर और मादा अलग अलग होते हैं इनमें, और बाह्य निषेचन होता है। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, 1 2 3 4 5 डी। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। 15 प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करेंगे। सूची 1 में है वर्ग, सूची 2 में प्राणी। कर दीजिए मिलान। अब करिए जरा, ऐसे ऐसे ले लो। एम्फीबियन मतलब जो जल और स्थल में रह सकता हो, कौन रहेगा इनमें से? किसको करें? मेढक, चलो ठीक है। सरीसृप यानी रेप्टाइल कौन सा हो गया इसमें? कछुआ हो गया। शुतुरमुर्ग पक्षी है, ना उड़ने वाला सबसे बड़ा जीवित पक्षी तो शुतुरमुर्ग है ना पृथ्वी पर, तो एवीज हो गया, ठीक है। पक्षी भर को एवीज बोलते हैं, जैसे स्तनधारी को मैमल बोलते हैं ना, सरीसृप को रेप्टाइल बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में देवनागरी में लिख दिया इन्होंने। एम्फीबियन उभयचर होता है, और स्तनधारी मैमल कंगारू हो गया। तो ए का 2 कर दो, डी का 4 कर दो। ए का 2, डी का 4, नहीं ए का 2, डी का 1, डी का 1 होगा ना कंगारू। ए का 2, डी का 1 पहले ही है, और तो किसी में नहीं। नहीं नहीं, सी में भी तो है, एक और देखना पड़ेगा। तो सी को 3 लगा दो ना। हाँ, बी को 3 लगा दो, ठीक है। बी का 3 हो गया, और सी का हो गया 4। बी का 3, सी का 4, ए का 2, पहला हो गया, ठीक है, पहला हो गया। नंबर 16 पर आ जाइए। एल्गी यानी शैवाल क्लोरोफिल युक्त होते हैं, स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में असक्षम होते हैं। कौन सा सही है? अगर शैवाल स्वपोषी होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण में तो सक्षम होंगे ना। क्या गलत बात लिखी है दूसरे वाले तीसरे स्टेटमेंट में? पहला दूसरा क्लोरोफिल युक्त होते हैं, सही है। तो शैवाल जो है क्लोरोफिल युक्त होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल युक्त थैलाइड स्वपोषी और मुक्त जलीय
यानी अलवणीय और समुद्री जल दोनों के जीव हैं। प्रकाश संश्लेषण में सक्षम है, तीसरा गलत है। आकार में यह सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले एक कोशिक क्लेमाइडोमोना से लेकर विशालकाय कल्प तक होते हैं। कायिक अलैंगिक लैंगिक जनन करते हैं ये। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। हरे शैवाल क्लोरोफाइसी, लाल शैवाल रोडोफाइसी, भूरे शैवाल फियोफाइसी। ठीक है, रेड को रोडोफाइसी कर दीजिए, रेड एलगी को रोडोफाइसी, ऐसे याद रखना। ठीक है, एग्जामिनर तो नहीं रखेंगे सीधे सीधे, मैंने सीधे ही रखा है। हरे शैवाल क्लोरोफाइसी सही है। ठीक है, लाल शैवाल रोडोफाइसी, भूरे शैवाल फियोफाइसी, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों कथनों पर विचार करेंगे। चार चार कथन। बताना है कि उपरोक्त विशेषताएं वनस्पति वर्ग के किस उपवर्ग को संदर्भित करती हैं। इन्हें पुष्पी पादप कहते हैं। इनमें से किसी एक की बात हो रही है जो नीचे लिखें। इन्हें पुष्पी पादप कहते हैं। इनमें बीज फलों के भीतर होते हैं। ये पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है और द्विनिषेचन इनका अद्वितीय गुण है। किसकी बात हो रही है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन्हें पुष्पी पादप कहते हैं। इनमें बीज फलों के भीतर होते हैं। ये पादप में बहुत सबसे बड़ा वर्ग है और द्विनिषेचन इनका अद्वितीय गुण है। एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। ठीक है, तो उपर्युक्त विशेषताएं वनस्पति वर्ग के एंजियोस्पर्म उपवर्ग को संदर्भित करती हैं। 19वां प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, भारत जो है ना, भारत वो चीन के बाद दुनिया में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और भारत में शहतूत रेशम यानी मलबरी सिल्क मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों में उत्पादित किया जाता है। गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला तो सही है, भारत जो है चीन के बाद दुनिया में कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा वाला गलत है, नॉर्थ इंडिया की जगह साउथ इंडिया होना चाहिए। भारत में शहतूत रेशम मुख्य रूप से कर्नाटक, ठीक है, तेलंगाना इधर मिलता है, ना कि जम्मू, सिक्किम, हिमाचल। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो गलत ही अपने को ढूंढना है, तो बी गलत है। तो भारत में शहतूत रेशम यानी मलबरी सिल्क मुख्य रूप से कर्नाटक में, तमिलनाडु में और तेलंगाना राज्यों में उत्पादित किया जाता है, ना कि जम्मू कश्मीर, सिक्किम या हिमाचल में। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रेशम यानी सिल्क की किस्म नहीं है? ओक तसर, उष्ण कटिबंधीय तसर, मूंगा, टेरी। ठीक है, देखिए वो इरी है। ठीक है, टेरी नहीं है। क्या है? इरी है। मूंगा है, उष्ण कटिबंधीय तसर है यानी ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर। टेरी नहीं है, डी गलत है। तो व्यावसायिक महत्व के दृष्टिकोण से रेशम की कुल 5 किस्में होती हैं जो रेशम कीट की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त होती हैं और विभिन्न खाद्य पौधों पर पलती हैं। और ये 5 किस्में कौन कौन सी हैं? शहतूत यानी मलबरी, ओक टसर, उष्ण कटिबंधीय टसर, मूंगा और इरी। ठीक है, इरी। ठीक है, इरी कहीं ऐसा लिखा, इरी। ठीक है, इरी या टेरी नहीं है। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।